हेलो दोस्तों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भारतीय पंचांग में गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण दिन है जो प्रतिवर्ष इस हमारी आर्थिक व्यवस्था में गोधन के महत्व का स्मरण कराता है। देश के जीव में गोधन के ऊंचे स्थान को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया था। गोधन की पूजा प्राचीन काल से इस दिन की विशेषता रही है। दुर्भाग्य से कालांतर में हम इस पर्व के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए और गाय की पूजा मात्र से संतुष्ट होने लगे। इस पर्व के महत्व के विषय में जनता को ठीक रूप से अवगत कराने और पशुपालन में जनसाधारण की रुचि पैदा करने के उद्देश्य से स्वाधीनता के बाद गोपाष्टमी को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 1950 से 51 के अनुपात के अनुसार गोधन के द्वारा राष्ट्र की आय 660 करोड़ रुपए थी। यही कारण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखे गए विकास कार्यक्रम में पशुपालन और नस्ल सुधार को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, जबकि पहली योजना में इस मद पर 22 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में पशुपालन और दूधशाला आदि के लिए 56 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यदि हम देहातों में रहने वाली देश की अधिकांश जनता को पूर्ण लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पशुपालन और पशुओं के नस्ल सुधार के काम को अधिक महत्व देना पड़ेगा। साधारणतया हमारे देश में गाय को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इस आदर का आधार धार्मिक भावना है। जीवन में गाय की व्यवहारिक उपादेयता नहीं, धार्मिक भावना से इसका संबंध जोड़ने में भी मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती, किंतु केवल इस विचार से गोसेवा का व्रत लेना और व्यवहारिक उपयोगिता को कोई स्थान न देना गोपाष्टमी की प्राचीन परंपरा के लिए घातक है। यदि हम इस पर्व के मनाने को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें गाय की देखभाल और पशुपालन को एक व्यवसाय का रूप देना होगा अथवा इसका आधार आर्थिक मानना होगा और इसकी व्यवस्था लोगों के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से करनी होगी। भावुकता में बुद्धि का पुट मिलाने से हम गोपाष्टमी पर्व की सार्थकता में ही वृद्धि नहीं करेंगे, बल्कि अपने धार्मिक भावना की भी अधिक रक्षा कर सकेंगे। हमारे देश के प्राय सभी भागों में पिंजरापोल और गौशालाएं धर्मार्थ संस्थाएं के रूप में चलाई जाती है। इस कार्य में प्रातः आर्थिक दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया जाता। हमें इस कार्य प्रणाली को बदलना होगा और गाय तथा दूसरे घरेलू पशुओं की देखरेख आदि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार आर्थिक बनाना होगा। मैं नहीं समझता कि यह काम किसी भी प्रकार से असंभव या कठिन है। हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से करना होगा जिससे कभी
चीज़ों का पूर्ण उपयोग हो सके और कोई भी चीज़ नष्ट या व्यर्थ न जाने पाए। गोधन से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है। प्यारा महोदय, हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की व्यवस्था कुछ वर्षों से जोर शोर से की जा रही है। यही नहीं, हमारे संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात स्वीकार की गई है, किंतु सच तो यह है कि यद्यपि आजकल सार्वजनिक उपक्रमों, संगठित संस्थानों, यहां तक कि राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और उनके प्रति एक प्रतिष्ठित भेदभाव में कमी आई है, फिर भी जहां तक असंगठित एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की बात है, तो वहां अभी महिलाओं के श्रम का शोषण किया जाता है। एक तरफ जहां ऐसे संस्थानों, प्रतिष्ठानों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं का ऐसी जगहों पर शोषण भी किया जाता है। यही नहीं, बल्कि उनको काम की तुलना में पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है। महिला श्रम का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्रों, बागवानी एवं कृषि में कार्य करता है, जहां उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम वेतन भत्ता दिया जाता है। अधिकतर उन्हें दैनिक वेतन भोगी के रूप में ही रखा जाता है और आवश्यकता या इच्छा न होने पर हटा दिया जाता है। यद्यपि अब प्रत्येक जगह न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हो चुका है, इसके बावजूद इस कानून की अनदेखी कर महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। महिलाएं बेरोजगारी एवं लाचारी के चलते उस न्यूनतम मजदूरी पर भी जी तोड़ काम करती है, जबकि हमारे संविधान में श्रमिकों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का प्रत्येक मानव को अधिकार है। अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकासीय परिसीमाओं के अधीन राज्य इस प्रकार के प्रभावपूर्ण प्रावधान बनाएंगे कि बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अयोग्यता एवं अप्रत्याशित अभावों के प्रति जनता को सहायता सुविधा सुनिश्चित की जा सके। पेरा राज्य इस प्रकार प्रयासरत रहेगा कि देश में सभी प्रकार के श्रमिकों को एक न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित की जा सके एवं श्रमिकों के लिए एक उन्नत मानव जीवन तथा मानव की श्रेष्ठ दशाएं सुनिश्चित की जा सके। आश्चर्य का विषय है कि भारत में महिला श्रम की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक तरफ जहां देश के कुल कामगारों में 28% हिस्सा महिला कर्मचारी का है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका हिस्सा 32% एवं शहरी क्षेत्रों में 14% ही है। यदि मुख्य कामगारों, सीमांत कामगारों एवं गैर कामगारों की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि मुख्य कामगारों में 22% हिस्सा महिला श्रमिकों का है, जबकि सीमांत कामगारों में 90% हिस्सा महिला श्रमिकों का है एवं 59% महिलाएं गैर कामगारों का है। इस तरह स्पष्ट है कि कुल कामगारों एवं मुख्य कामगारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, शहरी क्षेत्रों में कम। यही नहीं, शहरी क्षेत्रों में गैर कामगार महिलाओं की संख्या भी अधिक है। अपने देश में
महिला कामगारों की संख्या कुल जनसंख्या का 22% है। यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 26% एवं शहरी क्षेत्रों में 9%